नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक रायचूर में 4,500 करोड़ रुपए ने किया 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। जल जीवन मिशन के तहत 1400 गांवों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। झींगे का निर्यात शुल्क कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने झींगा पालन से जुड़े किसानों को पहुंचाया फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ और टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का किया शुभारंभ। योगी ने कहा, लगभग 6 करोड़ पशुधन का हो सकेगा संरक्षण व संवर्धन। रूपाला ने कहा, लंपी रोग पर काबू पाकर उत्तर प्रदेश विश्व के लिए बना प्रेरणा स्रोत। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने रविवार को असम कृषि विश्वविद्यालय का किया दौरा। कहा, कृषि उपज में सुधार करने और किसानों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक और शिक्षण समाज दे योगदान। राज्यपाल ने छात्रों से कृषि उद्यमिता के दायरे का पता लगाने की अपील। मध्य प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम, कई जिले में बारिश के साथ गिरे ओले। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को पहुंचा नुकसान। मौसम विशेषज्ञ ने बताया, 29 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने के हैं आसार। मार्च के अंत तक गरज चमक के साथ वर्षा होने का सिलसिला रह सकता है जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक के रायचूर में 4,500 करोड़ रुपए के कुल 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत 1400 गांवों और 7 शहरों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था शामिल है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में अनेक विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए और ऊपरी कृष्णा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। इसके अलावा झींगे के निर्यात शुल्क में कमी करके झींगा पालन से जुड़े किसानों को भी फायदा पहुंचाया है। रायपुर जिले में लगभग गंगा कल्याण योजना के सिंचाई सुविधाओं से 1115 करोड़ रुपया दिया। रायचूर के 2 अन्य जिलों में 3 लाख से अधिक किसानों को लेफ्ट बैंक नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर योजना से सिंचाई मिलेगी और मोदी जी ने झींगे के निर्यात शुल्क में कमी लाकर झींगा पालन करने वाले किसानों को भी ढेर सारा फायदा पहुंचाया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 11वीं से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में 4थे स्थान पर है। के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा। 10 करोड़ घरों में शौचालय टॉयलेट बनाया। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाई। गरीब के घर के अंदर 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से फ्री कर दिया। 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित बनाकर भारत को सुरक्षित बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति मास 5 किलो अनाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने पशुधन, स्वास्थ्य एवं
रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करना और असहाय पशुओं के लिए भी 108 डायल कर एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे देश के सभी पशुपालक खुश हैं। रूपाला ने कहा कि जिस तरह मानव बीमारी के लिए सबकी जुबान पर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 108 है, उसी तरह अब सभी को जानवरों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1962 कंठस्थ कर लेना चाहिए। रूपाला ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल और मध्य प्रदेश बॉर्डर को सील करके लंपी रोग पर विजय पाई, ये पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रमों की अपनी एक लंबी श्रृंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपदों में लगभग हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद हैं। इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में यह कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसमें बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी हम लोगों ने लिया है। एक देसी नस्ल की गाय, हमारा यह मानना है कि वह एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए
पूरी तरह यानी उस खेती को विषमुक्त बनाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड स्वयं गाय का गोबर और गाय के मूत्र से ही उपलब्ध हो सकता है। और यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योजनाएं चलाकर गौवंश को समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित 2 आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गौवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गौवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है कुपोषित परिवारों के लिए ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं उन्हें भी ये उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। कुल 11 लाख निराश्रित गौवंश को इस प्रकार से संरक्षण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को जोरहाट के अपने पहले दौरे में असम कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शिक्षण समाज में कृषि उपज में सुधार करने और किसानों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए अपने शोध को निर्देशित करने के लिए भी कहा। किसानों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए शोध करने पर उन्होंने बल दिया। राज्यपाल ने किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता पर जोर डाला। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कृषि उद्यमिता के दायरे का पता लगाने की भी अपील की। छात्रों को उद्यमी बनने और कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यपाल ने कहा। और साथ ही कटारिया ने कहा कि कृषि उद्यमिता केवल वित्तीय स्वतंत्रता का ही नहीं बल्कि कृषि उपज को भी बढ़ाता है। कृषि अनुसंधान में असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी उन्होंने जिक्र किया। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र के लाभों और किसानों की भलाई के लिए अनुसंधान पर राज्यपाल ने जोर दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय समाज को प्राकृतिक खेती में रुचि पैदा करने के लिए भी कहा। और राज्यपाल ने भी कहा कि राज्य प्राकृतिक खेती के विकास के लिए एक संभावित अवसर पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद 2 दिन प्रदेश भर में मौसम साफ रहा, लेकिन रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और सतना, अनूपपुर और पन्ना जिलों के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। इधर भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी दोपहर बाद बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इसके चलते वातावरण में नमी आने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है।
वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में नमी आने लगी है। इससे जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं शेष संभागों के जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना है। 29 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने के आसार हैं। इस वजह से मार्च के अंत तक गरज चमक के साथ वर्षा होने का सिलसिला बना रह सकता है। और इस वर्ष आम पर बौर अच्छा आया है, इससे किसानों में बहुत खुशी थी। लेकिन इस बीच बारिश, ओले और आंधी ने आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसका असर अभी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल रहा है। आम के बौर पर फफूंद रोग सहित कई रोगों का असर देखने को मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके लिए किसानों को दवा छिड़काव करना चाहिए। उद्यान विभाग के उप निदेशक ने कहा कि इस समय खर्रा व फफूंद जनित रोगों का खतरा ज्यादा है। कुछ जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। किसानों को इसके लिए दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। जहां पर ओले पड़े हैं वहां तो बौर ही झड़ गए हैं, लेकिन जहां बौर बचे हैं उनकी रक्षा के उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि खर्रा दहिया रोग के लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर व हेक्साकोनाजोल 1% प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। यदि आपके बौर पूरी तरह लदे हैं तो रासायनिक दवा का छिड़काव न करें, इससे परागण प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। यही केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के आम पर शोध करने वाले विनीत सिंह का कहना है कि तापमान परिवर्तनशीलता ने आम में फूलों के पैटर्न को प्रभावित किया है। इसलिए फूलों के निकलने का समय, फूलों में लिंग अनुपात, फूल के अंदर देह क्रिया और जैव रासायनिक प्रक्रिया पर जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रभाव को समझना अति आवश्यक है, ताकि एक समान फल उत्पादन एवं अच्छी उपज प्राप्त हो सके। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सामाजिक विकास में अपनी निरंतर पहुंच और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए पुलवामा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शोपियां, पुलवामा और बडगाम जिलों के 120 किसानों को मधुमक्खी के 1200 बक्स और उपकरण वितरित किए गए। ये कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग ने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के पुलवामा फील्ड स्टेशन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया। किसानों को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि मधुमक्खी पालन एक उद्यम के रूप में भूमिहीन किसानों रहित तमाम किसानों के लिए आय और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ सेब और अन्य फलों की फसलों की तरह बागवानी फसलें, फसल के खेती में मधुमक्खी के छत्ते रखने से परागण दक्षता में वृद्धि हो सकती है और फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। लाभार्थियों को और प्रोत्साहित करने के लिए KVIC के अध्यक्ष ने उन्हें अपनी मधुमक्खी पालन गतिविधियों को सफलतापूर्वक चलाने और लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में भाग लेने वाले ज्यादातर किसानों और युवा उद्यमियों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम उन्हें किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अनएम्प्लॉयड यूथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये आगे चल के यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो हो रहा है। यूथ अभी पिछले साल भी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, इस बार भी की है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा। जो आज का ये प्रोग्राम हुआ खादी इंडिया और IIM CSR के तहत, इस प्रोग्राम से काफ़ी अवेयरनेस हुए हमारे फार्मर
जो फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हनी बीज के बॉक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इससे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ का जो नारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो नारा है आत्मनिर्भर होने का, वो यही चीज़ें हैं, उससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा ऐसे जैसे प्रोग्राम से। और सबसे बड़ी बात है जो आज उन्होंने बोला कि इस 1200 हनी बीज के अलावा हम 5000 बॉक्सेस और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे हनी बीज का भी, और साथ में जो हमारा फ्रूट्स है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ से। बॉक्सेस दिए हैं लोग फार्मर्स को ताकि वो अपना जो बिजनेस वो बढ़ा सकते हैं। वो खाली यहाँ पे इससे क्या होगा कि इनकम खाली हम यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकती है। मैं बिलोंग करता हूँ शोपियान से, और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे जो क्रॉप्स या फ्रूट्स मेनली एप्पल्स होते हैं। और श्रीनगर के पुंछ में आदिवासी किसानों को मुफ्त किसान किट और बीज वितरित करने के लिए वहां एक दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में बहुत से किसानों को किट और बीज वितरित किए गए। प्रदर्शनी में कई प्रकार के बीज और किसानों के लिए लाभदायक वस्तुएं रखी गईं। इसके अलावा किसानों को कई सुझाव भी दिए गए। किसान इस मेले और प्रदर्शनी से खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि इसमें हमें काफी फायदा हो रहा है। का प्रोग्राम जो केवीके वालों ने रखा है बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। श्रीनगर से भी कोई टीम आई है, इनकी कुछ बीज दे रहे हैं, तरपालें दे रहे हैं। हम डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फवक्तन ये लोगों को अवेयरनेस कैंप लगा के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन जो है अपने हाथों से ही कमाएं, बल्कि फर्टिलाइज़र पे ना रहें। अपनी लोकल जो खाद है उसको तैयार किया जाए। जो पुरानी चीज़ें थी, राजमा वगैरह, वो उन चीज़ों की वैल्यू, दहन वगैरह की, वो उस वक्त की जो चीज़ें थी वो आज में उन चीज़ों की कदर कीमत ज़्यादा है कि उनमें एक तो ये खाद का जो उस वक्त खाद नहीं होती थी, ज़्यादा उसका पैदावार होती थी, क्योंकि लोग गांव में घरेलू खाद यो गोबर डाला करते थे और खेती बाड़ी में मेहनत किया करते थे, तरह तरह की चीज़ें पैदा किया करते थे, तो उन चीज़ों के अंदर बीमारियां कम थी। आज जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी के ज़रिए नई नई फसलें उगाई जा रही हैं, तो इतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मेले के अधिकारी ने बताया कि इस मेले में किसानों को ये बताया गया कि वो किस तरह बीज को संरक्षित रख सकते हैं। वन डे मेला है, इसमें हमने किसान भाइयों को ये जानकारी दी कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड है इनको कंजर्व करके रखें, ताकि क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी के सोर्सेज हैं ये अच्छी उन्नत के बीज तैयार करने में काम आते हैं। तो आज के इस उपलक्ष्य में किसान भाइयों को इसी बारे में जानकारी दी गई कि जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड हैं, चाहे वो क्रॉप्स के सीड हैं, मोटे अनाज के सीड हैं, वेजिटेबल्स के सीड हैं या किसी अन्य फसलों के सीड हैं, वो उनको कंजर्व करके रखें। और इसके अलावा आज के इस उपलक्ष्य में हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है जिसमें किसान भाइयों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र ने भी अपनी उन्नत तकनीकों का स्टॉल लगा रखा है। आज के क्योंकि ये आज का वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, तो आज हमने किसान भाइयों को मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी दी। और इसके अलावा क्योंकि नेचुरल फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें हमने कुदरती खेती के बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी दी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। केरल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय सौंठ की रुपाई के लिए खेत को तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से रोग मुक्त बीज प्राप्त करें। यही ये मौसम काली मिर्च की रुपाई के लिए भी अनुकूल समय है। रुपाई के बाद काली मिर्च को तेज धूप से बचाने के लिए मल्चिंग करें। केरल के मध्यवर्ती इलाके में तापमान में बढ़ोतरी धान के परागण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसान विशेषकर पछेती धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। तटीय कर्नाटक में इस समय सुपारी को रोगों से बचाएं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मिर्च में कीटों की निगरानी करते रहें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इस समय तैयार काबुली चना, गेहूं, कुसुम और ज्वार की कटाई कर ले। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में मूंग और मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ रागी, तिल, मूंग, मक्का, मूंगफली और धान के खेतों में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ के कृष्णा जिले में भी मक्का, मूंग और उड़द के खेतों से पानी बाहर निकालें।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर और चने की उपज के ढेर अगर बारिश के कारण भीग गए हो तो उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाए। चित्तूर और कुर्नूल जिलों में रबी मूंगफली के पत्ते और तने 70 से 80% तक पीले हो जाए तो उनकी खुदाई कर ले। दक्षिणी तेलंगाना में तैयार सब्जियों की तुड़ाई और मक्के की कटाई करें। यही खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही तेलंगाना के नालगोंडा जिले में किसान इस समय धान की कटाई को टाल दें। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद और निर्मल जिले में मक्का और मिर्च के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदाय से भी माफी नहीं मांग रहे हैं, ना कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी के मसले पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र की अपनी मर्यादा होती है और अदालत की अपनी व्यवस्थाएं हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का विजन है प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकास से देश का नेतृत्व करना। भारत तकनीकी में जल्दी ही आयातक से बड़ा निर्यातक बनेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, केवल 14 से 16 महीने में ही हमारे देश के रिसर्चर और उद्यमियों ने 60 विभिन्न तकनीकों में 127 पेटेंट कराए हैं। यह हमारे देश का आत्मविश्वास है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।